हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं आपके सामने क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि कैट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही। कोर्स ऑफ एक्शन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो डेली लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि हम, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास आपकी जो रोड है, आपके घर के बाहर की रोड, वो रोड जो है किसी रीजन की वजह से खराब हो गई। जैसे अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात के टाइम पे मानसून सीजन में उन रोड से बहुत गड्ढे हो गए हैं। तो उन गड्ढों के लिए आप क्या करेंगे? आपकी कार्रवाई क्या होगी? आप कार्रवाई के लिए क्या कर सकते हैं? अब आप खुद तो लॉजिकली देखा जाए तो रोड नहीं बनाएंगे। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप क्या करें, उस रोड के लिए जो भी रिलेटेड कम्युनिटी रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करेंगे? आप खत लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, मेल लिखेंगे, या खुद जाके आप अप्रोच करेंगे। या और भी अगर आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो आप डीएम या फिर आप न्यूज़पेपर अथॉरिटीज़ को आप अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो होता क्या है, कार्यवाही करने के ऐसा नहीं है कि कोई भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, कोहिनूर का। अब आप सबको पता होगा कोहिनूर जो है वो इंडिया के पास नहीं है, वो इंडिया से बाहर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोहिनूर को वापस इंडिया में लेके आना है, तो आप इंडिया में वापस कैसे लेके आएंगे? क्या आप इंडिया में वापस लाने के लिए सीधा जाके चोरी कर लेंगे? नहीं, ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। तो इसके लिए ध्यान ये रखना है कि कोर्स ऑफ एक्शन जितना भी है वो रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इररेलेवेंट हो जाए। तो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कुछ बेसिक बातें जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप देखिए ज़रा, इन बेसिक बातों को आप एक बार गो थ्रू करिए। देखिए, आपको समझ में आएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है। पहला बोला है, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एक स्टेप है या एक डिसीजन है जो कि लिया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम की, जो कि हमको एक गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा, गिवन स्टेटमेंट एक जगह पर। इस गिवन स्टेटमेंट में यहाँ पर कुछ गिवन स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम बताई रहेगी, कोई प्रॉब्लम रहेगी, या तो कोई प्रॉब्लम रहेगी उसमें, या फिर कोई भी प्रॉब्लम के अलावा कोई ऐसी डिमांड आपसे रखी जा सकती है कि आप ये बताइए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ता है? कोर्स ऑफ एक्शन एक स्टेप है, कोई एक कदम है, या फिर एक डिसीजन है, एक समाधान है। ये कह सकते हो कि आप समाधान आप बताने की कोशिश कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, जो कि हमको यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दी गई है। अब बात करते हैं की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट्स से कोर्स ऑफ एक्शन जो होना चाहिए रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया। अब रेलेवेंट क्या है? रेलेवेंट ये है कि हम पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएं। ये इररेलेवेंट हो जाएगा कि हम भी जा करके सीधा अटैक कर दें और बिल्कुल जितने भी रॉकेट्स वॉकेट्स है सबको हम लोग एकदम से जा करके फायर कर दें। नहीं, वो इररेलेवेंट है, रेलेवेंट होना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी इलीगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कोहिनूर का। कोहिनूर जो है वो इंडिया के पास नहीं है। अगर कोहिनूर इंडिया के पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कोहिनूर को इंडिया के पास लाने के लिए क्या हम उसे चुरा के लेके आ सकते हैं? नहीं, वो एक इलीगल एक्शन है, तो यानी कि वो इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट। अच्छा, इमीडिएट इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी हम लोग प्रॉब्लम हमें बताई गई है, ऐसा नहीं कि हम उसे 5 साल तक उसे होल्ड करके रख रहे हैं, 5 साल के बाद उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। नहीं, उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट होना चाहिए। एक इमीडिएट इम्पैक्ट अगर होगा तभी आप उसको एक कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर करेंगे। साथ में क्या होना चाहिए? रीजनेबल प्रूफ के साथ होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप कल के दिन किसी आप अच्छी अथॉरिटी पे पहुंच जाते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे आप पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कोई भी रैंडम इंसान आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने करप्शन किया है, आपने रिश्वत ली है। कोई भी रैंडम चीज़ बोल देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो रैंडम चीज़ जो बोल रहा है वो सच है। हो सकता है सच हो सकता है ना सच हो। पर लेकिन जो भी, जिसके साथ भी वो शिकायत लगाएगा, जिसके पास भी जा करके वो कंप्लेंट करेगा, वो कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा? कंप्लेंट करने के बाद इसकी बहुत ज़रूरत होगी, जो कि है प्रूफ। पहले आपके खिलाफ प्रूफ ढूंढा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको खिलाफ प्रूफ मिला नहीं और आपको सीधा सीधा हम लोगों ने उन्होंने फायर कर दिया। नहीं, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ कोई प्रूफ मिले, कोई रीजनेबल प्रूफ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आप देखते हैं पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वाले कोई भी
कोई भी अगर क्राइम क्यों ना हो उसका पहले प्रूफ ढूंढते हैं, क्योंकि पहले प्रूफ होगा तभी तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कभी तो किसी के खिलाफ कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई रीजनेबल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए नॉर्मल केसेस में, इसको समझते हैं। एक्सट्रीम का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको कि एक बच्चा है वो टिफिन चुरा रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो टिफिन चुरा चुरा के खा लेता है, स्कूल में है वो, तो क्या होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उसे सीधा बुला करके उसको सीधा स्कूल से बाहर निकाल दें? नहीं, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, तो क्या करना है? एक्सट्रीम हमें नहीं लेना। हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा? उसके बच्चे के पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुला के उनको बिठा करके बात करेंगे, बात करके देखेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या बच्चा खाना खा के नहीं आ रहा है, उसे आप टिफ़िन तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ हम सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। एक्सट्रीम नहीं करेंगे। बाकी ये रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए नेचर में, और ये फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं बच्चे के टिफ़िन चुराने वाला। बच्चे ने टिफ़िन चुराया। मैंने क्या किया? मैंने बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया। बच्चे के पेरेंट्स को मैंने समझा दिया कि आप इसको टिफ़िन लेके भेजें, टिफ़िन वगैरह इसको दें, इसको खाना खिला के भेजें, इसे समझाएं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने ये सब चीज़ें कर दिया। अब क्या हुआ? बच्चा 4 दिन तक तो ठीक रहता है, 5वें दिन जाके फिर से टिफ़िन चुराता है, और ये प्रोसेस चलता जाता है, प्रोसेस चलता जाता है, चलता जाता है। तो क्या करना चाहिए? यानी कि मैं दोबारा दोबारा यही करूंगा, पेरेंट्स को बुलाऊं, पेरेंट्स को बुला करके मैं क्या करूँ? उन्हें समझाऊं? नहीं, ये जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार करके देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी वो फेल हो चुका है एक बार। तो यानी कि अब जो कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा वो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि पहले फेल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार पेरेंट्स को बुला लिया, पेरेंट्स को बुलाने के बाद मैंने उनको समझा दिया, समझाने के बाद अब क्या किया जा सकता है? अब उसके बाद उसको, उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा हम डराएंगे, हम बोलेंगे कि हम 15 दिन का बच्चे को ऊपर रेस्टिकेशन कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, जिससे कि जो थोड़ा सा एक्सट्रीम होना ज़्यादा शुरू होगा। स्टार्टिंग में एक्सट्रीम नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जो भी हम कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे उससे रिडक्शन होना चाहिए प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में रिडक्शन का क्या मतलब है? प्रॉब्लम में रिडक्शन रिडक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कोई कटौती ही नहीं हुई, कोई कटौती अगर नहीं हुई है उसमें, तो कोर्स ऑफ एक्शन उस किसी काम का है ही नहीं। चलिए, बाकी ओपिनियन जो होते हैं वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होते, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपको रोड बनवानी है, तो आपका ओपिनियन क्या है? कि सबसे पहले मेरे घर के आगे की रोड बननी चाहिए? नहीं, ये एक ओपिनियन है, या आपका ओपिनियन है कि आपके घर के आगे की रोड बननी चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। रोड सबकी बननी चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका ओपिनियंस कभी भी यहाँ पर मैटर नहीं करते कि आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल के दिन आप, मान लीजिए बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के बाद वहां पर आपको बोला जा रहा है कि कोई एक इंसान है जिससे आप कॉलेज टाइम में आपकी कभी लड़ाई हो गई थी, आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है। तो एक्शन क्या है? आपकी तो लड़ाई हुई थी, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे चलो एक काम करते हैं कि इसके खिलाफ जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है वो ले लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो ओपिनियन है आपका, क्योंकि आपका उससे नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ओपिनियंस को उसमें इंटरफेयर कराएंगे और इंटरफेयर करा करके आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ले लेंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रहे कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन लेते टाइम ध्यान रखने हैं। ऐसे ही कोर्स ऑफ एक्शन जब आप लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी कुछ कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में और चीज़ें हमें लिखी गई हैं जो कि हमें पढ़नी है। पहले कोर्स ऑफ एक्शन जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने कहा रोड है, रोड बनी हुई है, रोड बनी हुई है, रोड टूट गई, रोड टूटने के बाद क्या और करना है कि उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है? कोर्स ऑफ एक्शन ये कि आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को जा करके आप इन्फॉर्म करें कि हाँ जो रोड है वो टूटी है, ना कि जिसने तोड़ा है उसको जा करके आप पीट दें। नहीं, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि नहीं करना। अपने आप को क्या करना है? अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है और सही डिसीजन को लेना है। यानी अपने आप को आप उस सिचुएशन में रखें कि आप उस सिचुएशन में हैं और आपको उस सिचुएशन में रहने के बाद एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर डिमांड करता है किसी के खिलाफ एक्शन लेना, किसी के भी खिलाफ एक्शन लेना है, तो क्या करना है? हमें अपने आप को रख करके वहां पर ये सोचते हैं कहीं उसने वो मिस्टेक जो है रिपीट तो नहीं करी है। तो अगर रिपीट करी है, या फिर नॉट बिकॉज यू कैन नॉट टेक डिसीजन, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने लिस्ट जैसे जैसे सुना प्रॉब्लम को सुनने के बाद ही आपने क्या किया, एकदम से कंप्लेंट के खिलाफ आपने सीधा सीधा एक्शन ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बच्चे की ही एग्जांपल लेते हैं, बच्चे का एग्जांपल। बच्चा जो है, मान लीजिए कि बच्चा टिफिन चुरा रहा है, बच्चा टिफिन चुरा रहा है और आप जो है मान लीजिए प्रिंसिपल हैं किसी उसी स्कूल के। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कहीं उसने रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आपका कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और हो जाएगा।
ठीक है। उसके अलावा बाकी आप क्या करेंगे, एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे। तो एकदम से प्रॉब्लम को सुनने के बाद, जैसे आपने प्रॉब्लम सुनी कि बच्चा टिफिन चुरा रहा है, आपने टिफिन चुराने वाली प्रॉब्लम सुनी और आपने सुनते ही सीधा सीधा डिसीजन ले लिया कि नहीं, इसको बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये गलत है। अगला, नेवर अलाउ योर अवर पर्सनल परसेप्शन, यानी पर्सनल जितने भी परसेप्शन है, जितनी भी अपनी पर्सनल सोच है, उसको आपको कभी भी इसको प्ले में लेके नहीं आना है, उसको कभी भी आपको कंसीडर ही नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक मान लीजिए इंसान है, उसके खिलाफ आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रजेस है, आप ग्रजेस रख के बैठे हैं क्योंकि उसने कुछ कर दिया था। मान लेते हैं कि उसने कॉलेज टाइम में आपसे लड़ाई कर ली थी, वही सेम एग्जांपल। तो आपका पर्सनल जो परसेप्शन है वो क्या है कि मुझे उसका बदला लेना है, मान लीजिए। तो आपको कभी भी उस चीज़ को प्ले में लेके नहीं आना है। हमको क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को पहले, पर लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम पर्सनल परसेप्शन उसके बीच में नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस देखना है कि पब्लिक डिपार्टमेंट जो है, सिस्टम जो है, फंक्शन वो कैसे काम करता है, उस चीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देना है और हमें एक्सेप्ट करना है अगर हम उन पर ट्रस्ट नहीं भी करते तो। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने की रोड खराब हुई, रोड खराब होने के बाद आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई भी इंसान है जो कि कंसर्न पर्सन है, आप उसके पास जाते हैं तो वो कभी भी एक्शन कोई भी नहीं लेगा। आपको जैसे मान लीजिए आपने करके देखा है, आपको पता है, पर फिर भी आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि हाँ वो जो इंसान है वो, क्योंकि वो अथॉरिटी में है तो वो अच्छा है। आपको जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो इसके फेवर में लेना है, अगेंस्ट में नहीं लेना। आपको क्या करना है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करने के बाद आपको ये सोचता है पब्लिक डिपार्टमेंट और सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ये होता है कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए सबसे सही तरीका। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो फैक्ट सिचुएशन है जो इम्प्रूव होगा कोर्स ऑफ एक्शन लेने से, जो कि नीचे मेंशन किया गया है, या फिर नहीं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें चेक करना है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। जैसे रोड टूटी हुई है, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है कि आप जा करके अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज़ कभी भी नहीं है कि आप पूरी रोड खुद बना दें। ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत। क्योंकि आप ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आपको बहुत पैसा लग जाएगा और भी बहुत तरीके। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उनको भी हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पहले वो चीज़ करके देख चुके हैं, नॉर्मल चीज़ें, पर लेकिन वो उन्होंने वर्क नहीं किया होता। तो हमें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ें भी कभी कभी प्ले में लेनी पड़ती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो सिटी में क्या है, सिटी में 75% से ज़्यादातर लोग हैं वो स्लम में रह रहे हैं। स्लम का मतलब क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण, बहुत ही ख़राब हालत के जो घर हैं उस पर रह रहे हैं, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन है हमारी हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का गवर्नमेंट की। इसका मतलब क्या है, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ को दिखा रहा है कि जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं वो 75% से ज़्यादा हैं और साथ बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हालत में, यानी ख़राब हालत के जो घर हैं उस पर रह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सब स्टैंडर्ड घर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि उन वो उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, यानी इतनी ख़राब हालत में है कि उनको हम लोग रहने वाले, मतलब उसको हम लोग मरम्मत भी नहीं कर सकते, उसका हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से हम रिपेयर कर ही नहीं सकते, उसका रेस्टोरेशन नहीं किया जा सकता, इतने ख़राब घर है। सब स्टैंडर्ड जो घर है वो क्या करते हैं, वो घर है ना केवल वो जो है अनअट्रैक्टिव दिखते हैं, यानी कि वो बेकार दिखते हैं, तो दिखते ही हैं बेकार, साथ में वो आउटडेटेड भी दिखते हैं। और साथ में क्या होता है, इनके पास रिस्क होता है हेल्थ का, सेफ्टी का, फिजिकल वेलबींग्स जितने भी हैं जो घर में फिजिकल वेलबींग्स हैं उनका, ऑक्यूपेंट्स का, ठीक है। यानी कि इसको समझते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनका हेल्थ, सेफ्टी और फिजिकल, यानी कि जो उनका शारीरिक विकास है, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको क्या करता है, उनको एक रिस्क है उनके लिए, नेबर्स के लिए भी रिस्क है और जो विजिटर है उनके लिए भी रिस्क है। मान लीजिए कि आप किसी घर में रह रहे हैं, उस घर में रहते हुए क्या हुआ, वो घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है, तो मान लीजिए अगर आप विजिट करते हैं तब भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई डिजीज लग जाए आपको क्योंकि गंदगी वंदगी है, या फिर वो घर ही आपके ऊपर गिर जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका हेल्थ का रिस्क है, डिजीज लगने का, सेफ्टी का रिस्क है, हो सकता है कोई दिक्कत विक्कत हो जाए, फिजिकल वेलबींग कोई चोट वोट लगने का डर है। बाकी क्या है, सब स्टैंडर्ड जो घर है उनसे रिस्क बढ़ता है डिजीज़ का, क्राइम का, सोशल आइसोलेशन का और पुअर मेंटल हेल्थ का, ये इसका रिस्क बढ़ता है। इसको समझते हैं कैसे। जो सब स्टैंडर्ड घर है, जो घटिया से जो घर हैं उस पर डिजीज का घर, डिजीज कैसे बनेगी,
डिजीज कैसे बढ़ेगी? डिजीज इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि वो वहाँ पे मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, गंदा बंदा हो सकता है, गंदा अगर है तो उससे क्या होगा, उससे डिजीज बढ़ने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। क्राइम कैसे बढ़ेगा? क्राइम कैसे बढ़ना चाहिए? क्राइम कैसे बढ़ता है? जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि उस घर में रह रहा है, उसको मान लीजिए जल्दी से अपना घर बनाना है, तो क्या करेगा, वो चोरी कर लेगा, या फिर कहीं से कुछ चुरा करके लेके आ जाएगा, या फिर किसी घर में जाकर डाका डाल लेगा, रॉबरी वगैरह कर लेगा। तो उससे क्या होगा, क्राइम बढ़ने का भी चांस है। सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या है? सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि वो क्या करेंगे, वो ऐसा अपने आप को फील करेंगे कि हम सामाजिक तौर पे अलग हैं बहुत ज़्यादा, जो कि खराब चीज़ है, अलग नहीं है वो लोग, वो वही हमारे समाज का ही पार्ट है। पुअर मेंटल हेल्थ का भी वो क्या होगा, रिस्क बढ़ाते हैं। पुअर मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ जो है उनकी, उनका क्या करते हैं, उनका वो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति होगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही के लिए पूछा जा रहा है क्या है, देयर शुड बी, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि देखे हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट को। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला भी है कि अर्बन डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हीं का तो रिफ्लेक्शन है, उन्हीं जो पॉलिसीज बनाई गई हैं अच्छी पॉलिसी सोच के बनाई गई होंगी। जो भी मैं सोचता हूँ हमेशा पॉलिसी के लिए, पॉलिसी हमेशा अच्छी सोच के बनाई गई होगी। यानी कि इसको बनाने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ये करता भी हूँ, अगर डिपार्टमेंट को मैं अलग कर भी देता हूँ जो कि अर्बन हाउसिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को और हाउसिंग को देखे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पॉलिसीज तो वही रहेंगी। पॉलिसीज तो वही रहेंगी, तो उससे क्या होगा, उससे पॉलिसीज जो है, पॉलिसी अच्छी नहीं हुई तो ये सब चीज़ें, जो प्रॉब्लम आपको बताई गई है वो ऐसी कैसी परसिस्ट करेगी। द पॉलिसीज इन रिगार्ड टू अर्बन हाउसिंग शुड बी रिव्यूड। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि जो पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। एकदम सही बात बोल रहा है कि जो पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसीज अच्छी होती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो देख पा रहे हैं आप, हमने क्या किया, हमने अगर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आएगा। रिडक्शन आएगा प्रॉब्लम में, रिडक्शन होने से प्रॉब्लम में क्या होगा, प्रॉब्लम में रिडक्शन आने से ये होगा कि जो हमको यहाँ पे बताया गया था 75% जो पीपल रह रहे हैं स्लम में, उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, उनके लिए कोई बेटर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। बेटर पॉलिसीज बनाने के साथ साथ में उनको आइसोलेशन के लिए कुछ किया जाएगा, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए किया जाएगा, उनको कुछ सिखाया जाएगा। तो पॉलिसीज जो है वो काफ़ी अगर अच्छी कर दी गई, पॉलिसीज को अगर रिव्यू कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आ सकता है। तो हम लोग ये सोच के इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू रिक्रूट पेशेंट्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पेशेंट्स को रिक्रूट करना क्लिनिकल ट्रायल के लिए। क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, देखिए, कोई भी जो दवाई होती है वो मार्केट में ऐसे नहीं आती। मार्केट में दवाई लाने के लिए पहले उसके ट्रायल किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि ये लोगों पे सही भी है या फिर नहीं, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है कहीं। तो पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जो नेक्स्ट जनरेशन की कोविड-19 वैक्सीन है, उनको, उनके जो ट्रायल है, उनके ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी पेशेंट्स को रिक्रूट करना, अगर जो करंट, जो अभी की जो वैक्सीन है ईयूए वाली, वो रोल आउट हो जाए, यानी वो मार्केट में अगर आ गई तो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईयूए वाली जो वैक्सीन है अभी करंट वाली, अगर वो मार्केट में एक बार आ गई, तो जो लोग हैं, लोगों का विश्वास हो सकता है कि उनकी तरफ ज़्यादा हो जाए, वो आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये है कि ये बोल रहा है कि रिक्रूट करना, लोगों को, पेशेंट्स को रिक्रूट करना उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी लोग मानेंगे नहीं कि हम लोगों को ट्रायल पे लेना है, ट्रायल पे हम आएंगे। इवन इफ कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन इमीडिएटली, मान लीजिए कि कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में रोल आउट हो गई, तो कोविड-19 वैक्सीन अगर मार्केट में रोल आउट हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि सबको एकदम से ही मिल जाएगी, हो सकता है मार्केट में वो अवेलेबल ही ना हो। सम सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ जो तबका है समाज का, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कुछ समय तक और कुछ मंथ तक, तो वैक्सीन लेने के लिए, यानी वैक्सीन लेने के लिए वो क्या करेगा, कुछ समय तक वेट करना चाहेगा, वो वेट करेगा कि कुछ समय वेट कर लेते हैं, वैक्सीन तो बनी गई है, वैक्सीन हमारे पास तक पहुंच जाएगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आगे, ये जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है 95% एफिशिएंसी रादर देन एनरोल इन, यानी कि जो वैक्सीन जिसपे कि 95% एफिशिएंसी है, उसमें, उसके लिए हम वेट करने को तैयार हैं, पर लेकिन हम एनरोल करने को तैयार नहीं है, जो कि 25 to 50% चांस है जिसपे कि रिसीविंग अ प्लेसबू। प्लेसबू का मतलब क्या होता है, प्लेसबू का मतलब होता है कि मेडिकल कंडीशन जिसमें ट्रायल वगैरह होता है, वो सब चीज़ों के बारे में बात हो जा रहा है। यानी कि रिसीविंग अ प्लेसबू में, यानी कि ट्रायल में जिसका चांस जो है 25% से 50% है, उसमें लोग एनरोल करने से पीछे हट जाएंगे अगर 95% एफिशिएंसी वाली जो वैक्सीन है वो एक बार मार्केट में रोल आउट हो गई तो। चलिए,
देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज ट्रू, गिवन अबव इज ट्रू, यानी कि जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एकदम ट्रू है, हमें ये लेना है कि पॉसिबल जो कोर्स ऑफ एक्शन है टैकल करने के लिए इस प्रॉब्लम को वो क्या हो सकता है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं। देखते हैं। Some COVID-19 vaccine manufacturers have aggressively पार्टनर टू रैम्प अप देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज अक्रॉस जियोग्राफीज, यानी कि अलग अलग जगहों पे कुछ कोविड-19 वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से पार्टनर कर दिया है, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करी है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया था ना कि वो रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इररेलेवेंट है तो वो कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। तो ये रेलेवेंट नहीं है, इस जो प्रॉब्लम जो हमको ऊपर बताई गई उसके रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए रैपिड टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन नॉन क्लिनिकल एसेज एंड एनिमल्स मॉडल्स। किसका क्या मतलब है? तो कोविड-19 के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट है उनको जो भी टेस्ट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए उनको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। किस पर? नॉन क्लिनिकल एसेज पे, मतलब जैसे मान लीजिए चूहे पे, बंदर पे, जो नॉन क्लिनिकल एसेज हैं या एनिमल मॉडल्स पे वो क्या करना चाहिए, हमको उस पे जो टेस्ट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर वैकेंसीज इन प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू न्यू वेरिएंट्स, यानी कि ये करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, जो इफेक्टिवनेस है उनकी वैक्सीन्स को जो कि एक इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगी न्यू वेरिएंट्स के लिए, उसके लिए जो टेस्ट है उनको एकदम तैयार रखना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट अलाउ फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन of a vaccine that requires the long term complex cold chain storage required by some mRNA vaccines। कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे अभी जो ढांचा है हमारे घर पास, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें अलाउ नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज स्केल की वैक्सीन का, जो कि लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लेक्स लॉन्ग कोल्ड चेन स्टोरेज रिक्वायर करती है कुछ आरएनए वैक्सीन के द्वारा। अब प्रॉब्लम ये है ही नहीं, आप देखेंगे तो ये भी बहुत इररेलेवेंट बात हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं वो मानेंगे नहीं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ भी गलत। There is clearly a lot to cheer about when it comes to COVID-19 vaccine development, but there is just as much as to ponder as the situation evolves। यानी सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सोचने की जरूरत है। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मनाने की जरूरत तो है, पर सोचने की भी जरूरत है। तो यानी ये भी बहुत इररिलेवेंट सी बात हो रही है, यानी ये तो गलत है और ये भी गलत है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। और वैसे भी बात वही हो रही है कि देखिए अगर अभी तक रोल आउट नहीं हुई है, अगर अभी तक रोल आउट नहीं हुए तो हम बहुत ज़्यादा रैपिड टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने रैपिड टेस्ट कर लिए तो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी मान जाएं, क्योंकि अभी रोल आउट तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा रैपिड टेस्ट करेंगे जिससे कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा आने वाले नए वेरिएंट के लिए वो अच्छा हो सके। यानी सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे करके हो जाता है, इसका भी ऑप्शन बी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर रिलेटेड ले लेंगे एक बार, रिलेटेड। ठीक है, 18 पैसेंजर्स हैं जो कि क्या हुए हैं, मर गए हैं, और 145 से ज़्यादा इंजर्ड हैं जब दीना सतावड़ी जो एक पैसेंजर ट्रेन है वो डीरेल हो गई है एक टनल के बाहर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। यानी कह रहा है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दीना सतावड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है वो डीरेल हो गई, यानी अपने जो पटरी है पटरी से उतर गई है। तो 18 लोग जो है वो मर गए हैं और 145 से ज़्यादा क्या है, 145 से ज़्यादा घायल है। तो यानी कि उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन है पहला, मेडिकल टीम शुड बी डिस्पैच टू द स्पॉट एंड क्रेन्स मस्ट बी प्रेस्ड इनटू एक्शन टू क्लियर द डेब्रिस। कह रहा है कि मेडिकल टीम्स को एकदम से ही भेजना चाहिए स्पॉट पे, और क्रेन्स को क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए ताकि इनको एकदम से एक्शन में लेके आना चाहिए, जिससे कि जो कचरा है, कचरा कहाँ पर, टनल के बाहर, देखिए टनल के बाहर हुआ था ना, टनल के बाहर जो कचरा है उसको क्लीन किया जा सके। यानी ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा करना ही चाहिए। एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर बनाना चाहिए, सेटअप करना चाहिए जो रिलेटेड रेलवे को, जिससे कि पैसेंजर्स को, जो पैसेंजर्स के लिए हेल्प करने के लिए, और साथ में एक स्पेशल टीम भेजनी चाहिए जो कि स्पेशल टीम सेटअप करनी चाहिए रेलवे बोर्ड के द्वारा, जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करे। बिल्कुल सही बात है। अब ये हुआ क्यों है उसके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। तो पता कैसे लगाया जाएगा, जब एक स्पेशल इंक्वायरी जो है उसको बिठाई जाएगी। रेलवे शुड डाइवर्ट ऑल ट्रेन, सारी ट्रेन को जो रेलवे को जो है डाइवर्ट कर देना चाहिए जो कि इस ट्रैक पे जा रही है नेक्स्ट 48 घंटे के लिए। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि हो सकता है कि जो डीरेल हुई है वो किसी ऐसे रीजन की वजह से हुई है जिसको कि सही करना ज़रूरी है।
तो 48 घंटों के लिए अगर हमें डाइवर्ट कर देंगे हम उनको, तो अगर डाइवर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे और भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम है। यानी ए, बी और सी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, तो कोर्स ऑफ एक्शन हमको ऐसे ही करने होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में कोई मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक बार। ये क्वेश्चन भी है कोर्स ऑफ एक्शन के से रिलेटेड, इसको भी आप एक बार करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, पॉसिटी ऑर्फन with organization has led to pathetic condition of this brilliant architectural structure। यानी कि जो जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके हिसाब से जो भी यहाँ पे क्या हुआ, पॉसिटिव ऑर्फन। पॉसिटिव ऑर्फन का मतलब क्या होता है, वैसे आगे बताया हुआ है कि पॉसिटिव ऑर्फन क्या होता है। पॉसिटिव का मतलब कमी होता है, ऑर्फन का मतलब लोग नहीं है वहाँ पे। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, लोगों की कमी है, उसकी उसने क्या किया है, उसने बहुत ही ज़्यादा भयावह, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन कर दी है एक जो ये ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल को देख रेख करने वाली एक ना एक अथॉरिटी होगी जो कि उसको देख रेख करती है कि गंदा ना हो, बाकी कहीं से टूट तो नहीं रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसको रिस्टोर करवाएंगे। क्योंकि लोगों की कमी है तो इसलिए क्या हुआ है, इस टाइप का कोई भी एक ब्रिलियंट सा जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ है, उस स्ट्रक्चर के साथ वो क्या हुआ, पैथेटिक सिचुएशन में चला गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ऑर्फन तब मानते हैं, हम उसको अनाथ तब मानते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन का ओनर और जितने भी प्रोजेक्ट कलेक्शन के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो इनएक्टिव हो जाए इन अजोर एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि अजोर एडी में, यानी कि वो क्या हो जाए। हाँ जी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए सिनेरियो जो है वो ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर के बाद के जो लोग हैं वो क्या हुआ है, वो चले गए हैं। यानी एक हायरार्की समझ रहे थे हम, एक हायरार्की है, उस हायरार्की में आप सबसे ऊपर हैं। मान लीजिए आप चेयरमैन हैं, अगर आप चेयरपर्सन हैं तो उनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, उनके नीचे अगर कुछ लोग हैं, अगर मान लीजिए उन सब ने ही अगर एक साथ कंपनी को छोड़ दिया, तो ये बताइए आप सीईओ या फिर चेयरमैन किसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए कोई है ही नहीं। तो यानी ऑर्फन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसे कंसिडर करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें ओनर और जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटर में जो लोग होते हैं वो सब के सब जग छोड़ के जा चुके होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसका, कोर्स ऑफ एक्शन है अ न्यू आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर फॉर द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। तो न्यू आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को बना भी देंगे हम, डिज़ाइन नया बना भी देंगे, तो क्या फ़ायदा होगा उससे, देखने वाला कोई है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ग्रांट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ग्रांट देना चाहिए। ग्रांट क्या होना चाहिए, अगर हम ग्रांट देंगे, पैसा देंगे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कराने के लिए, तो क्या होगा, तो क्या उससे वो जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी, क्या कंडीशन उससे सही हो सकती है। देखिए, तो कंडीशन जो है उससे सही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखने वाले लोग ही नहीं है, तो इससे ये भी सही नहीं है, तो इससे क्या होगा, यानी ये भी सही नहीं होगा। तो तीसरा देखते हैं, द रीजन ऑफ फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी फाउंड आउट। तो यानी जो रीजन है वो बिल्कुल फाउंड आउट करना चाहिए, किस रीजन की वजह से जो पुअर कंडीशन है वो हुई है, वो एकदम फाउंड आउट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में वो ऑर्फन स्टेज की वजह से हुआ है या फिर किसी और रीजन की वजह से हुआ है, तो उसके लिए हम बेटर डेटा जब हमारे पास होगा तो हम बेटर ऑप्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, बेटर हम लोग जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ओनली 3 होगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मेल रेल वाज अवर्टेड, यानी कि उसको रोक दिया गया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ वन ऑफ द सिग्नल मैन। यानी कि किसी एक सिग्नल मैन की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से रुक गया एक बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे एक्सीडेंट, जो कि एक एट द वे साइड केबिन, यानी वे साइड केबिन पे के जो सिग्नल मैन है उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट जो है वो रुक गया। सिग्नल मैन का जो काम होता है वो सिग्नल बॉक्स पे होता है इन अ डीप कटिंग नियर अ टनल, यानी कि टनल की एंट्रेंस, ये देखिए मानिए ये टनल है, इस टनल का जो एंट्रेंस है ये है, इस टनल के एंट्रेंस पे यहाँ पर कटिंग पे क्या होता है, कटिंग पे एंट्रेंस पे क्या होता है कि एक लोनली स्ट्रेच होता है रेलवे लाइन का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मूवमेंट जो होती है वो कंट्रोल करता है कौन, सिग्नल मैन, जो पासिंग ट्रेन होती है। जब भी एक डेंजर होता है, हिज फेलो सिग्नल मैन अलर्ट हिम बाय टेलीग्राफ एंड अलार्म, यानी कि इससे जो और भी जो लोग होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर एक ने सिग्नल किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिग्नल जाएगा और ये क्या करेगा, ये एकदम से यहाँ पे ट्रेन को रोकने के लिए एक सिग्नल दे देगा, जिससे कि सिग्नल जो है रुक जाएगा।
ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द रेलवे ट्रैक फॉर एटलीस्ट 50 किलोमीटर शुड बी क्लियर्ड फॉर एनी ट्रैफिक अहेड ऑफ द मेल ट्रेन। अच्छा, एक बात बताइए कि ये रेलवे एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा? जब दो ट्रेन होंगी वो आपस में आकर के टकराने की सिचुएशन में होंगी, तो अगर मान लीजिए मैं आगे के 50 किलोमीटर का कम से कम जो है वो क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तो ये ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, यानी ये एकदम कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। दूसरा, सिग्नल मैन को क्या करना चाहिए? रिवॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि दूसरों को एनकरेजमेंट मिले। बिल्कुल सही बात है, जो सिग्नल मैन है उसको आप रिवॉर्ड करोगे तो और भी लोग जो है वो अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, रेलवे सिग्नल जो है वो सिस्टम को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। ये भी एकदम सही बात है। अगर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो एक बात बताइए, अगर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो सिग्नलिंग जो होगी वो अपने आप होंगी, तो उस केस में इस टाइप का जो जो होगा, मान लीजिए एक ट्रेन आगे से थी, एक ट्रेन पीछे से थी, अब सिग्नलिंग अगर अपने आप हो गई तो यहाँ पे अपने आप ही रेड सिग्नल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ट्रेन को जाने के बाद ये ग्रीन दिखाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक्सीडेंट को हम वहाँ से अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? ई, ऑल फॉलोज। चलिए, हायर डिस्पोजल कॉस्ट एनकरेज दोज हु प्रोड्यूस वेस्ट टू लुक फॉर चीपर वे टू गेट रीड ऑफ इट। यानी कहने का मतलब क्या? हायर डिस्पोजल कॉस्ट जो होता है वो एनकरेज करता है उन लोगों को जो कि प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सस्ता तरीका देखते हैं क्या करने के लिए? उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, जो कि सस्ता तरीका देखते हैं। द टर्म कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज यूज टू डिस्क्राइब द इंक्रीमेंटल एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता है वो एक इंक्रीमेंटल एक्सपेंस होता है, एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि इंक्रीमेंटल, जो कि बढ़ेगा, डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे? डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। इसको समझते हैं। मान लीजिए कल के दिन मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को बनाने के बाद मैंने बहुत अच्छा बिल्डिंग बना दिया, बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। 50 से 100 सालों के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी हालत में नहीं होगा। अगर मुझे 50 से 100 सालों के बाद उसे क्या करना है? उसको मुझे क्या करना है? डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज करने के लिए जो कॉस्ट होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्पोज करने के लिए? या कैश जनरेटिंग एंटिटी, किसी को भी अगर मैं क्या करता हूँ, किसी को भी मैं डिस्पोज करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी जो कॉस्ट होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज ऑफन अ फ्यूचर लाइबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर की लाइबिलिटी, अभी की लाइबिलिटी नहीं है, अभी की देनदारी नहीं है, वो फ्यूचर की है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्डिंग को मैं अभी थोड़े ना तोड़ दूंगा, बिल्डिंग को 50-100 सालों के बाद तोड़ूंगा, यानी कि 50-100 साल के बाद की बात है। दैट फ्लोज एज एन एक्सपेंस टू इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? फ्लो करता है एक्सपेंस की तरह, और वो क्या होता है? ये एज इट इज इनकम, यानी जब ये होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी इनकम का ही पार्ट होगा, यानी कि इनकम के से ही एक एक्सपेंस जो है हमारा निकल जाएगा। कौन सा एक्सपेंस? जो कि है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है, द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी मेड हायर। डिस्पोजल कॉस्ट को क्या करना चाहिए? डिस्पोजल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अगर डिस्पोजल कॉस्ट को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में डिस्पोजल कॉस्ट बढ़ाने से जो लोग होंगे जो कि सस्ता तरीका ढूंढते हैं गेट रीच करने का, उन लोगों को क्या हो जाएगा? उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उनको दिक्कत होगी तो क्या होगा? वो डिस्पोज करेंगे नहीं लोग, यानी पहला तो गलत है, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी ब्रॉट डाउन। बिल्कुल सही बात है, डिस्पोजल कॉस्ट को कम कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा? डिस्पोजल कॉस्ट अगर कम होगा तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ना, उसको उनको जो जो सस्ता तरीका ढूंढते हैं उनको रिड ऑफ करने का, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि स्टडी कर सके इस डिटेल में, बिल्कुल रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सही बात है। देखो, इसको समझते हैं हम ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि कई लोग हैं जो कि गंदगी फैला रहे हैं, पर डिस्पोज करने का कोई अच्छा मेथड ही नहीं है, कूड़े वाला आता ही नहीं है, तो उसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। वो कमेटी क्या करेगी? कमेटी ये चेक करेगी, ये इंश्योर करेगी कि जो कूड़े वाला है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो कितना, किस में क्या करें जिससे कम हो सकता है, और किससे जो ज़्यादा ज़्यादा जो वेस्ट है उसको मैनेज किया जा सकता है। यानी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, यानी 2 और 3 दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल में बिल्कुल सिग्निफिकेंट ड्रॉप रहा लेक्स में सप्लाइंग वाटर टू द सिटी, जो कि सप्लाई करती है वाटर को सिटी में। जो लेक होती है वो क्या हुई है? ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा सूख गई है, बहुत ज़्यादा सेवरल रीजन की वजह से, जैसे पॉल्यूशन हो गया, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है रेन की, ड्राई हो गई है लेक, क्योंकि इनसफिशिएंट मेंटेनेंस है।
और जो लेक्स हैं उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनिमल्स के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा जो कि वहाँ पे रह रही हैं। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में पानी है, पानी कैसे आ रहा है, पानी आ रहा है आपके पास, जो वाटर डिपार्टमेंट है वो पानी पहुंचा रहा है। वाटर डिपार्टमेंट का पानी कहाँ से आ रहा है, वो किसी लेक से या फिर किसी नदी से पानी लेते हैं। जनरली मान लेते हैं एक लेक से पानी लिया जा रहा है जैसे इस केस में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो लेक का जो पानी है, पानी का लेवल वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिससे कि जो वाटर सप्लाई है उस पर दिक्कत हो रही है। जो लेक्स है वो क्या हो गई, लेक सूख गई हैं, और सूखने के बहुत सारे रीजन है, जैसे पॉल्यूशन एक रीजन है, यानी और साथ में क्या है, बारिश का कम होना एक रीजन है, और जो लेक है वो सूख इसलिए रही है क्योंकि इनसफिशिएंट मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया गया है। और बाकी जो लेक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा जो कि वहाँ पर रह रही हैं। पहला क्या है, वाटर सप्लाई जो है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, पहला एक्शन कहता है कि जो वाटर सप्लाई जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको इम्पोज करना चाहिए पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। अच्छा, अब आप खुद सोचो, मान लो आपके घर में पानी आ रहा था अच्छा खासा, तो आप उसको अच्छे से अब यूटिलाइज भी नहीं कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। अब अगर थोड़ी सी कटौती हो जाएगी पानी में, तो कटौती होने पे क्या होगा, पानी में कटौती होने पे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से पानी का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे पानी का सप्लाई थोड़ा अगर कम हुआ तो क्या होगा, उससे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस प्रॉब्लम से डील करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी ये एकदम सही कोर्स ऑफ एक्शन, यानी ये किया जाना चाहिए। सेकेंड देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। यानी गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए जिससे कि जो भी लोकल लोग हैं वो लोग जो हैं पानी का यूज़ थोड़ा कम करें। यानी ये भी करना चाहिए, दोनों के दोनों करने चाहिए, यानी दोनों के दोनों कार्यवाही हैं, यानी वन और टू दोनों। यानी क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों वन एंड टू बोथ आर कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी ये दोनों के दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी में से आता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोर्स ऑफ एक्शन डायरेक्ट पूछ लेगा। कोर्स ऑफ एक्शन कभी कभी वो ऐसे पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताओ कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वो भी कोर्स ऑफ एक्शन का ही पार्ट है। कि मान लीजिए लाइब्रेरी से कोई दोस्त जो है वो बुक चुरा रहे हैं, क्या करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी किस तरीके से आ जाएंगे, वो भी इसी में आ जाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ ऐसे ही आए, पैराग्राफ इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। Virtually all health experts agree that second-hand smoke poses a serious health risk. यानी virtually जितने भी health experts हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो एक सीरियस हेल्थ रिस्क को क्या करता है, पोजेस करता है, यानी वो रखता है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, पहले सेकेंड हैंड स्मोकिंग समझते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्मोक कर रहा है और मैं उसके बगल में हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं सेकेंड हैंड स्मोकर हो जाऊँगा। यानी मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, पर स्टिल मैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग कर रहा हूँ, जैसे जो धुआं है मेरे अंदर जा तो रहा है, यानी इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो होती है उससे बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, ये ऐसा बोला जा रहा है, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट है वो ऐसा मानते हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ येट अनदर रिसर्च पेपर एक्सप्लिकेटिंग द लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन, यानी कि एक और पब्लिकेशन हुआ एक और रिसर्च पेपर का जिसने ये बताया लिंक एक्सपोजर का सेकेंड हैंड स्मोकिंग में और शॉर्टर लाइफ स्पेन में। यानी उसने ये बताया कि अगर आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो जो लाइफ स्पेन है वो आपका कम हो जाएगा। ये कहने का तरीका है, ये कहने का मतलब है। कुछ मेंबर्स जो हैं जो स्टेट हाउस रिप्रेजेंटेटिव के हैं उन्होंने प्रपोज किया है, उन्होंने ये जैसे मान लीजिए लोकसभा ने क्या किया, लोकसभा ने प्रपोज किया एक बैन स्मोकिंग पे जो पब्लिक प्लेसेस है, जिससे कि एक अटेम्प्ट है जो कि प्रमोट करने का क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा प्रमोट करने का, जो लाइफ है उसको बढ़ाने का थोड़ा सा एक तरीका है। लेंथ ऑफ लाइफ स्पेन बढ़ाने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू अगर है तो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है कोर्स ऑफ एक्शन, सपोर्ट फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि वो क्या करेगा, जो जितने भी ये लोकसभा वाले जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वो सपोर्ट करेगा। देखते हैं, द अमाउंट ऑफ डैमेजिंग केमिकल्स एंड फ्यूम्स रिलीज इन द एयर बाय सिगरेट स्मोक इज फार लेस देन द अमाउंट रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स स्पेशली फ्रॉम द ओल्डर वर्जन। देखिए तो ये कह रहा है कि जो डैमेजिंग केमिकल्स और फ्यूम्स जो हैं वो क्या है, वो क्या करेंगी, वो बहुत ही ज़्यादा कम है सिगरेट से निकलने वाली एज कम्पेयर टू जो ऑटोमोबाइल्स है जो कि ओल्डर मॉडल के उनसे। तो ये यहाँ पे मुझे ये बताना है कि कौन सी चीज़ इसको सपोर्ट कर रही है, जो इनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो लोग थे उनको क्या कौन सी चीज़ जो है वो सपोर्ट कर रही है, जो बैन है बैन को थोड़ा सपोर्ट करेगी, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा स्टेटमेंट जो कि उसको थोड़ा सपोर्ट करे इस कोर्स ऑफ एक्शन को। तो ये पहला तो नहीं है। पहला वाला अगर ट्रू है, जैसे मान लिया जाए, अगर मैं मानता हूँ कि जो धुआं निकलने वाला सिगरेट से है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू जो धुआं निकला हुआ है किससे, गाड़ियों से, तो इस केस में ये तो प्रमोशन दे देगा किसको,
स्मोकिंग को, जिससे कि जो प्रॉब्लम जो थी उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन उन्होंने दिया था वो सोल्यूशन कहीं से भी रेलेवेंट नहीं होगा, यानी ये तो गलत है। बैनिंग स्मोकिंग इज इन most public areas will not considerably reduce the percentage of pollution in the state is in the question that smokes। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने बैन कर दिया स्मोकिंग को, तो स्मोकिंग को बैन करने से ये होगा, स्मोकिंग को बैन करने से क्या होगा, स्मोकिंग को बैन करने से जो पॉपुलेशन जो है उस पर रिडक्शन आ जाएगा जो कि स्मोक करता है। तो देखिए वो कंसिडरेबली रिड्यूस नहीं करेगा, ये बोल रहे हैं विल नॉट रिड्यूस, तो अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसलिए जो बी वाला है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जो स्टेट है लेजिस्लेचर जो है उन्होंने प्रपोज किया टफ स्मोकिंग लेजिस्लेशन हैज अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट स्मोक। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया है बहुत ज़्यादा टफ स्मोकिंग लेजिस्लेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ कानून को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया है जिससे कि बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज जो पॉल्यूशन है जो स्मोक करती है। तो देखिए ये इररिलेवेंट सी बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। डी देखते हैं। Another state that enacted a similar law a decade ago saw a statistically significant drop in lung cancer rates among non-smokers। यानी देखो ये बात एकदम सही है, क्योंकि अगर ये बात सच होती ना तभी उन्होंने ऐसा किया है कि सेकेंड हैंड स्मोकर्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक और स्टेट का एग्जाम्पल लिया होगा। क्या लिया होगा इन्होंने एग्जाम्पल, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ऐसा ही एक लॉ को इनैक्ट किया है एक दशक पहले, यानी 10 साल पहले, जिसमें कि उन्होंने देखा कि नंबर से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है लंग कैंसर रेट्स में जो नॉन स्मोकर्स है उसमें। यानी ये भी बात एकदम सही है, इसी रीजन की वजह से तो उन्होंने ऐसा किया होगा, यानी डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जॉब ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और बैंक्स में। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेडिकल के जो कोई एस्पिरेंट है, मेडिकल का या इंजीनियरिंग का कोई एस्पिरेंट है जो ग्रेजुएट है, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जॉब्स ले रहे हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में और बैंक्स में। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रोफेशनल जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे वो हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे मूविंग पार्ट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर में जो लोग हैं, प्रोफेशनल जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एंड चैलेंजिंग सिचुएशन एट वंस, यानी एक ही बार में वो क्या कर सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन को भी वो अच्छे से टैकल कर सकते हैं। दे हेल्प, यानी वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, क्या करने के लिए, एक स्मूथली रन, एक बहुत ज़्यादा स्मूथ जो रन करता है ऑफिस उस पर, और सपोर्ट करते हैं एफर्ट्स को जो कि सुपरवाइजर के और स्टेक होल्डर्स के एक साथ। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, इस पूरे पूरे पैराग्राफ की समरी ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम और बैंक जैसे एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे अगर जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं ऑफिस को, और साथ में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उनको क्या कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या, अब देखो इस चीज़ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लिया जाए कि जो प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल किस चीज़ के लिए बने हैं, वो मेडिकल फील्ड के लिए हैं और साथ में इंजीनियरिंग के लिए है, तो एक बात बताओ उनको क्या करना चाहिए, उनको तो मेडिकल में ही जाना चाहिए। तो अगर मेडिकल को छोड़ के वो किसी और में जाएंगे तो मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में शॉर्टेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो इंजीनियरिंग को छोड़ के वो किसी और चीज़ में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, अपने आप शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस शॉर्टेज से डील करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है। तो प्रॉब्लम का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स, यानी कि जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बिल्कुल मना कर देना चाहिए ऐसी जॉब्स लेने के लिए। अगर आप मना करेंगे तो एक बात बताइए, हर किसी का राइट है, जैसे मेरा भी राइट है मुझे क्या करना है चूज करने का, वैसे उनका भी राइट है, आपका भी राइट है क्या करने का, जो आपका चूज करेंगे वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, उनको एडवाइस कर देंगे, बिल्कुल ही मना कर देंगे करने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। The government should appoint a committee to find out the reasons for these professionals taking up such jobs and to suggest remedial measures। नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि रीजंस पता लग सके कि ये प्रोफेशनल जो है वो ऐसी जॉब क्यों ले रहे हैं, और साथ में एक कुछ इसके कोई ना कुछ उपाय बताने चाहिए जिससे कि क्या होना चाहिए, जिससे कि ये सब चीज़ें सही हो सके। बिल्कुल सही बात है, सेकेंड वाला एकदम सही है। तो ओनली टू फॉलोज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी ही है, बस आपको करने के लिए थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। चलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या है।
कोई भी फर्दर इंक्रीज जो है पॉल्यूशन लेवल में सिटी में बाय द वे ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टन वुड पोज अ सिवियर थ्रेट टू द इनहेबिटेंट्स। कहने का मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन बढ़ा सिटी में, कोई भी सिटी है एक्स वाई जेड सिटी, उस सिटी में अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन बढ़ गया तो बढ़ने से क्या होगा, जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के द्वारा बढ़े या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टन के द्वारा बढ़े, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रेट, बहुत ज़्यादा भारी थ्रेट हो जाएगा जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए। Industrial effluents are one of the major sources of direct and continuous input of pollutants in aquatic ecosystem। यानी इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो क्या है, वो बहुत बड़े सोर्सेज में से एक है जो कि डायरेक्ट और कंटिन्यूस इनपुट देते हैं, डायरेक्ट और कंटिन्यूस इनपुट है पॉल्यूटेंट्स की तरह जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में से कुछ सामान बन रहा है, रॉ मटेरियल बन रहा है, तो कुछ सामान जो है वो जो गंदा रह जाएगा, जो गंदगी रह जाएगी, जो 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 डेब्रिस रह जाएगा, वो क्या करेंगे, वो सीधा सीधा वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा उठा करके किस पे डाल देते हैं, वो एक्वाटिक यानी नदी में, नालों में, इसमें डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, एक्वाटिक जो इकोसिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। कन्वेंशनल मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इज बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल मेजरमेंट टू डिटरमाइन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एनालिट इन द एफ्लुएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कन्वेंशनल तरीका ये है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को चेक करने का, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर करने का, वो बेस्ड ऑन है फिजियोकेमिकल मेजर पे। यानी कि इसका मतलब क्या है, फिजियोकेमिकल का मतलब ये होता है, फिजियोकेमिकल का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने कोई भी केमिकल उठाया, जैसे मान लीजिए कोई गंदगी निकल रही है, उसमें आपने एक लिमिट तय कर दी कि ये लिमिट है कि 70 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 70 ppm से ज़्यादा है तो इसका मतलब गंदगी है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उसमें क्या करते हैं, केमिकल को उठा के चेक किया जाता है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये तरीका ही है कन्वेंशनल, यानी जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है जिससे कि टोटल कंसंट्रेशन निकल के आता है कोई भी पर्टिकुलर एनालिट का किसी भी एफ्लुएंट में। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उनको एकदम से बंद कर देना चाहिए। अगर उनको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनको बंद करने पे दिक्कत हो जाएगी फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज जो होंगे वो काम ही नहीं करेंगी, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत, ये तो नहीं हो सकता। ऑटोमोबाइल को क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए फ्लाई ऑन द रोड फॉर मोर देन 4 आवर्स ए डे। यानी क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक चलने की उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनको कोई भी अलाउ ही नहीं करना चाहिए 4 घंटे से ज़्यादा चलने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ होने से क्या होगा, मान लीजिए किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो अर्जेंट काम तो नहीं हो पाएगा, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। द गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द इशू फॉर फ्रेश लाइसेंस टू फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल। यानी एकदम ये वाली बात एकदम सही है, यानी जितने भी नए फैक्ट्रीज बन रही है उनको थोड़ा रुकना चाहिए, जिससे क्या हो, जो लेवल हो वो बढ़े ना। तो क्या करना चाहिए, जो जितने भी लोग हैं उनको लाइसेंस देने से उनको मना कर देना चाहिए, यानी 3 फॉलो कर रहा है, यानी ओनली 3, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोगों ने आज क्या किया, आज आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सीखा। कोर्स ऑफ एक्शन में इतना ही रहता है, कोर्स ऑफ एक्शन में इससे ज़्यादा नहीं होता। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप इस चीज़ में एकदम फ्लुएंट हो सके। बाकी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी ये आ जाएगा आपको। बाकी इंग्लिश रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये। इंग्लिश रीडिंग अगर बहुत अच्छी है आपकी, आरसी बहुत अच्छी है, तो आप इसको एग्जाम में बहुत जल्दी बना पाएंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी क्रिटिकल रीजनिंग के नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। तब तक के लिए आपके साथ आप लोग क्या करेंगे, तब तक के लिए कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।